चलिए, तो आज हम लोग सरगुजा ज़िला के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने जसपुर तक कंप्लीट किया था। सरगुजा संभाग का ये हमारा अंतिम ज़िला है, फिर ये सरगुजा संभाग कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग बस्तर संभाग से शुरू करेंगे। ठीक है, ये हम लोग इसके बाद बिलासपुर या रायपुर संभाग को ना देख करके सीधा बस्तर को देखें, क्योंकि बस्तर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बस्तर संभाग में 2-4 ज़िले ऐसे हैं जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसको देखेंगे, मतलब सभी को देखेंगे, पूरा का पूरा सीक्वेंस यहाँ पर चलेगा। और उसके बाद फिर से हम लोग बिलासपुर संभाग, रायपुर संभाग, दुर्ग संभाग, इस प्रकार से उनको कवर करते हुए जाएंगे। तो देखो, तो सबसे पहले यहाँ पर नेशनल हाईवे हम लोग बनाएंगे, जैसे हम लोग बनाते हुए जाते हैं उसी प्रकार से। इधर से हम लोग नेशनल हाईवे जो 43 देख रहे थे, 43 नेशनल हाईवे देख रहे थे, जो आपको मनेंद्रगढ़ से लेकर, मतलब मनेंद्रगढ़ हम लोग देखे थे, फिर बैकुंठपुर है ना, कोरिया जिला का बैकुंठपुर, सूरजपुर जिला सूरजपुर, और उसके बाद फिर यहाँ पर अंबिकापुर, सरगुजा जिला का ये अंबिकापुर, यहाँ तक जो नेशनल हाईवे है वो इस प्रकार से हम लोग देख लिए थे, है ना। यहाँ तक नेशनल हाईवे 43 NH जो 43 है वो यहाँ तक आ चुका था। अब इसके बाद हम इसको आगे हम कहाँ तक लेकर गए थे, जैसे कि मैंने आपको जब जसपुर पढ़ा रहा था तो जसपुर में बताया था कि यही नेशनल हाईवे आगे हमारा इस प्रकार से बढ़ते हुए पत्थलगांव तक गया था जसपुर में, है ना। ये इस प्रकार से यहाँ पर पत्थलगांव है, नीचे हम लोग देखेंगे इधर जसपुर है। इस मैप में आप लोग ध्यान से देखेंगे तो इस साइड आपका रायगढ़ है, इस साइड आपका जसपुर है, इस साइड आपका बलरामपुर है, इधर सूरजपुर है, इधर कोरबा है। तो आसपास में कौन कौन से ज़िले हैं इसको भी आपको दिमाग में रखना है कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन से ज़िले हैं, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग। चलो, इसके बाद देखिए नेशनल हाईवे 43 हम लोग देखें, ठीक है, बाद में लिखेंगे इसको कौन कौन सा नेशनल हाईवे है, फिलहाल बना लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक नेशनल हाईवे आपको याद रखना है, ये है 130, ठीक है, नेशनल हाईवे 130 है, और ये अंबिकापुर तक इस प्रकार से आएगा। यहाँ पर अंबिकापुर है, ये पॉइंट जो मैं अभी बनाया हूँ ना, ये पॉइंट क्या है, अंबिकापुर है। तो इस अंबिकापुर तक आकर के ये समाप्त हो जाता है। कौन सा नेशनल हाईवे, ये 130। अब इसी जगह से, मतलब कि यही पॉइंट से, ये अंबिकापुर से आगे एक नेशनल हाईवे और निकलता है। इस प्रकार से आगे एक नेशनल हाईवे निकलेगा, और ये नेशनल हाईवे है जिस प्रकार से, ये फिलहाल थोड़ा इधर बनाना पड़ेगा इसको, ये इस प्रकार से, ये 343 है, जो कि मैंने आपको जब हम बलरामपुर ज़िला पढ़ रहे थे तो वहाँ पर मैं इसके बारे में बात किया था, है ना, कि कौन सा नेशनल हाईवे है, 343। चलो, तो ये जो हम नेशनल हाईवे ये वाला जो बनाए हैं वो क्या है, NH 43 है ना। ये जो NH बनाए हैं ये 343 है, यहाँ पर ये 130 है, 130 है ना। यहाँ पर ये पत्थलगांव तक आया है, जो NH 43 है वही, है ना। ये पत्थलगांव से आगे इस प्रकार से उधर मुड़ जाता है, ये जसपुर है ना, जसपुर नगर साइड जाने के लिए इधर जसपुर आगे इस प्रकार से ऊपर मैंने बनाया था ना, जसपुर जिला को जाकर एक बार ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो इस प्रकार से नेशनल हाईवे को हम लोग पहले देखते हैं। चलिए, नेशनल हाईवे होने के बाद हम लोग यहाँ पर नदियों को देखते हैं, है ना, कौन कौन सी नदी है। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देखेंगे मैन पार्ट, है ना, बहुत बार अभी मैन पार्ट के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। इस वाले क्षेत्र में, मतलब इस वाले भाग में क्या है, एक बहुत बड़ा सा पार्ट है, बहुत बड़ा पार्ट, मतलब कि ये इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको ज़्यादा मैं यहाँ पर जोर दे के बता रहा हूँ कि जो मैन पार्ट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पर। अब जैसे कि अगर हम बात करें तो इधर हम जसपुर पार्ट देखें तो जसपुर पार्ट सबसे लंबा पार्ट के अंतर्गत आता है, ठीक है। इधर जब जसपुर जिला हम लोग देखें ना, इस वाले क्षेत्र में, तो जसपुर पार्ट के बारे में बात की है तो हम उसको क्या बोलते हैं कि सबसे लंबा पार्ट प्रदेश है, ये बोलते हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर मैन पार्ट है ना। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हम देखने वाले हैं जो मैन पार्ट के अंतर्गत। देखें तो मैन पार्ट में हमको एक, पहले तो मैन पार्ट के आसपास से ही एक नदी इस प्रकार से नदी निकलती है, मांड नदी, ठीक है। यहाँ कुछ इस वाले भाग से एक नदी का उद्गम होता है, और नदी क्या है, मांड नदी है। इस प्रकार से, है ना। ये मांड नदी आगे रायगढ़ से होते हुए, आगे प्रवाहित होते हुए जा करके महानदी से मिल जाएगी। मांड नदी, देखो मांड नदी, महानदी और लात नदी, ये तीनों नदी का जो संगम है वो चंद्रपुर में होता है,
आपका शक्ति जिला में। शक्ति जिला में एक चंद्रपुर है। अब हम आगे पढ़ेंगे उसके बारे में, जब नदी पढ़ाता हूँ तो उसके बारे में मैं बताता हूँ, या फिर जब शक्ति जिला जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर उसके बारे में बात करेंगे। तो चंद्रपुर में जाकर के 3 नदियों का संगम होता है। इस मांड नदी का संगम होगा महानदी और लात नदी के साथ। मतलब महानदी में जाकर के आपका लात नदी और ये मांड नदी दोनों मिल जाते हैं। महानदी मुख्य नदी वहाँ पर हम लोग देखेंगे शक्ति में आपका चंद्रपुर पर। तो ये है मांड नदी, है ना। इसके बाद हम देखेंगे तो यहाँ पर एक छुरी मतिरंगा की पहाड़ी है। देखो ये तो मैन पार्ट है, ठीक है। ये मैन पार्ट वाले क्षेत्र से आपको मांड नदी का उद्गम होता है। तो यहाँ पर एक छुरी मतिरंगा की पहाड़ी हम लोग देखते हैं कुछ इस वाले भाग में। इसको थोड़ा और नीचे बनाया ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि इधर कोरबा से होते हुए, ठीक है, कोरबा से होते हुए पूरा इस प्रकार से जो छुरी उदयपुर की पहाड़ी या फिर छुरी मतिरंगा की पहाड़ी इसको कहते हैं। तो इसका जो विस्तार है ना, ये छुरी मतिरंगा की पहाड़ी का जो विस्तार है पूरा इस वाले भाग में है। ये ऐसे मतलब कहीं ना कहीं आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे इस छुरी मतिरंगा की पहाड़ी या फिर छुरी उदयपुर की पहाड़ी को, तो इस वाले भाग में कोरबा है, इधर इस वाले भाग में देख रहे हैं तो सरगुजा जिला है, इस वाले भाग में देख रहे हैं तो रायगढ़ है ना। तो तीनों जिलों में इस प्रकार से फैला हुआ है छुरी उदयपुर की पहाड़ी या फिर छुरी मतिरंगा की पहाड़ी, ठीक है। इसको भी ध्यान में रखिएगा आप लोग। चलो, तो ये हमारा छुरी उदयपुर की पहाड़ी या फिर छुरी मतिरंगा की पहाड़ी है। इसी छुरी मतिरंगा की पहाड़ी से एक नदी का उद्गम होता है, और नदी का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग सुने भी होंगे, रिहंद नदी। इसका प्रवाह क्षेत्र इस प्रकार से ना, ये आगे जाकर के सूरजपुर में मुख्य रूप से प्रवाहित होते हुए जाती है। सूरजपुर में हम लोग देखते हैं, है ना, रक्सगंडा जलप्रपात वगैरह वहाँ पर वो बनाती है उसको। तो ये फिलहाल ये ऐसे हम लोग क्या देखें, रिहंद नदी है, ठीक है। नदी का नाम है ना, ये रिहंद नदी है। ये मांड नदी है। रिहंद नदी का उद्गम छुरी मतिरंगा की पहाड़ी या फिर छुरी उदयपुर की पहाड़ी। अब देखो, इसको छुरी मतिरंगा भी बोलते हैं, इसको छुरी उदयपुर भी बोलते हैं ना। अब क्यों बोलते हैं मैं आपको अभी समझाता हूँ। है ना, छुरी उदयपुर की पहाड़ी भी कहते हैं और छुरी मतिरंगा की पहाड़ी भी कहते हैं। देखो यहाँ पर आप जब रियासत जब पढ़ेंगे ना, छत्तीसगढ़ के इतिहास में जब मैं पढ़ाऊँगा आप लोगों को रियासत के बारे में, तो इस वाले क्षेत्र में एक रियासत था, वो था उदयपुर रियासत, ठीक है। उदयपुर रियासत के बारे में हम लोग बात करेंगे। मतलब रायगढ़ में एक ऐसा क्षेत्र है, रायगढ़ में एक ऐसा क्षेत्र है जो कि उदयपुर कहलाता है, मतलब वहाँ पर उदयपुर रियासत था पहले। तो यहाँ पर कोरबा का जो छुरी वाला क्षेत्र है, ठीक है, छुरी कोरबा में हम लोग देते हैं छुरी तहसील, वहाँ से पूरा इसका विस्तार है। मतलब कोरबा में इस प्रकार से विस्तार होते होते इस प्रकार से इनका विस्तार तीनों जिला में है। मतलब कि आपको कोरबा में भी है, सरगुजा में भी है और रायगढ़ में भी है। तो इस पहाड़ी के विस्तार तीनों जिला में है, तीनों जिला में होने की वजह से इसका नाम वो पड़ा है, ठीक है। क्या पड़ा है, छुरी मतिरंगा की पहाड़ी या फिर छुरी उदयपुर की पहाड़ी पड़ा है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। तो ये दो नदी को हम लोग कवर किए। ये मांड नदी का उद्गम स्थल मैन पार्ट से हो रहा है, ठीक है। मैन पार्ट फिलहाल है, मैन पार्ट में तो और कुछ ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। मैन पार्ट में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम लोग आगे और देखेंगे। है ना, मैन पार्ट के बारे में आगे हम लोग और बात करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर ये नदी में हम लोग दो नदी को देखें। अब इसके बाद एक और नदी हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं, एक नदी देखते हैं घुनघुट्टा नदी और दूसरा है यहाँ पर चुल्हट नाला नदी।
ठीक है, कुछ इस वाले भाग में ये ऐसे ये घुनघुट्टा नदी है और इसी की सहायक नदी है चुल्हट नाला नदी। ऐसे है ना, एक घुनघुट्टा और दूसरा चुल्हट नाला। नाला है, ज़्यादा बड़ा नदी नहीं है ना, और ये भी छोटा सा नदी है, ज़्यादा ऐसा कोई बहुत बड़ा भारी नदी नहीं है। ठीक है, घुनघुट्टा नदी और चुल्हट नाला नदी। चलो, तो यहाँ पर 3-4 नदियों को हम लोग मुख्य रूप से देख लिए है ना। इन नदियों में जितना भी परियोजना वगैरह है उसको हम आगे और देखेंगे। फिलहाल अभी तो पहले तहसीलों की बात कर लेते हैं, है ना, कहाँ कहाँ पर कौन कौन तहसील है उसको देखिए। तो ऊपर से हम लोग देखते हुए आएंगे। सबसे पहले तो ये हम अंबिकापुर देख रहे हैं। ठीक है, ये अंबिकापुर है। ऊपर जैसे हम जाएंगे तो यहाँ पर लुंड्रा है। लुंड्रा, चलिए इस वाले भाग में बतौली है। है ना, यहाँ पर बतौली है और नीचे सीतापुर है। यहाँ पर सीतापुर, ठीक है, बतौली, सीतापुर, अंबिकापुर, ऊपर लुंड्रा। इधर आएंगे तो उदयपुर, ठीक है, ये उदयपुर हो गया। और लखनपुर और दरिमा, यहाँ पर दरिमा है। और यहाँ पर लखनपुर है। चलिए, और नीचे में यहाँ पर हम लोग मैन पार्ट देख लिए हैं। ठीक है, ये मैन पार्ट है। इसको कलर बदल लेते हैं। ठीक है, मैन पार्ट। तो ये इतना सारा तहसील है। लुंड्रा है, अंबिकापुर है, बतौली है, सीतापुर है, यहाँ मैन पार्ट है, ये दरिमा है, ये लखनपुर है, ये उदयपुर है। ठीक है, तो ये सभी हम लोग तहसील के बारे में बात किए। अब तहसील के बाद देखिए
पहले इन नदियों में हम लोग जो नदी जो बनाए हैं इसमें परियोजना की बात कर लेते हैं, है ना। 2-3 परियोजना है यहाँ पर। अब इन परियोजना में जैसे कि हम एक यहाँ पर देखते हैं कुछ इस वाले भाग में, ठीक है, दरिमा के आसपास, ठीक है, यहाँ पर, या इसको हम थोड़ा और इधर बना सकते हैं इस वाले क्षेत्र में, ठीक है। ये है श्याम सिंचाई परियोजना। ठीक, श्याम सिंचाई परियोजना कौन से नदी पर है? घुनघुट्टा नदी पर, है ना। घुनघुट्टा नदी पर श्याम सिंचाई परियोजना, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर दरिमा और अंबिकापुर के बीच में इस प्रकार से यहाँ पर ये मतलब बांध बना करके सिंचाई के लिए वहाँ पर नहर वगैरह उपलब्ध कराया गया है, तो यहाँ पर इस वजह से ये श्याम सिंचाई परियोजना के नाम से जाना जाता है। चुल्हट नाला नदी में है कुंवरपुर सिंचाई परियोजना, कुंवरपुर सिंचाई परियोजना। इस वाले क्षेत्र में चलिए, तो कुंवरपुर सिंचाई परियोजना यहाँ पर ये हुआ, और ये श्याम सिंचाई परियोजना। अब एक और परियोजना है जिसको बंकी परियोजना कहते हैं, इसको फिलहाल कुछ ऊपर में इस प्रकार से बना लो, है ना। इसका तो एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर है ये नहीं है, बट ये बंकी परियोजना है। ठीक है, बंकी परियोजना। तो 3 परियोजना के बारे में हम लोग यहाँ पर देख लिए। अब इसके बाद देखिए अब क्या क्या इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हम अंबिकापुर के बारे में पहले बात करते हैं। अंबिकापुर, ठीक है, अंबिकापुर के बारे में ऐसा फिलहाल तो कोई विशेषता नहीं है, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ का अगर सबसे ठंडा स्थान अगर पूछा जाएगा तो एक तो दो जगह को हम लोग लेते हैं, अंबिकापुर को या फिर मैनपाट को। एग्ज़ाम में देखिएगा अंबिकापुर है कि मैनपाट है, अगर दोनों है तो वहाँ पर मैनपाट को ले लीजिएगा, लेकिन छत्तीसगढ़ में सबसे ठंडा स्थान अगर पूछे तो यही दोनों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में ठंडा स्थान के अंतर्गत या तो ये आएगा, ठीक है, या तो क्या आएगा आपका मैनपाट आएगा, ठीक है। दोनों में से कोई एक को आपको ध्यान में रखना है। ठंडा स्थान है छत्तीसगढ़ का सबसे ठंडा जगह। चलिए, यहीं पर एक महामाया मंदिर है अंबिकापुर में ही, ठीक है, अंबिकापुर महामाया मंदिर। अंबिकापुर से ऊपर हम इधर बढ़ते हैं तो एक जगह है तकिया, है ना, एक तकिया है। वहाँ पर तकिया में हम बात करें तो वो मुस्लिम तीर्थ स्थली है, ठीक है। बाबा मुराद शाह का वहाँ पर दरगाह है, यहाँ पर तकिया है। एक जगह है ये तकिया। यहाँ पर अगर हम बात करें क्या क्या है, तो मुस्लिम तीर्थ स्थली है, बाबा मुराद शाह की का ये दरगाह है यहाँ पर।
है ना। बाबा मुराद शाह का क्या है, दरगाह है इस तकिया में, ठीक है। बाबा मुराद शाह, और हो सकता है मतलब अगर और आए तो बाबा मोहम्मद शाह, ठीक है। दो चीज़ को याद रखिएगा, बाबा मुराद शाह का दरगाह और बाबा मोहम्मद शाह का दरबार, ये दो चीज़ को यहाँ पर ध्यान में रखेंगे तकिया में। चलिए अब उसके बाद यहाँ पर नीचे हम आते हैं तो मैन पार्ट है ना। मैन पार्ट को बाद में देखेंगे, यहाँ पर पहले एक और चीज़ को देखते हैं, रामगढ़ की पहाड़ी को देखते हैं, है ना। रामगढ़ की पहाड़ी कुछ इस वाले क्षेत्र में हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर मौर्यकालीन बहुत सारे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आपको रामगढ़ की पहाड़ी बोले या फिर रामगिरी पर्वत बोले, सब यही है ना। रामगढ़ की पहाड़ी या फिर रामगिरी पर्वत, अलग अलग नाम से आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन सब इसी चीज़ का नाम है, रामगढ़ की पहाड़ी। ये ऐसे। अब देखिए इस रामगढ़ की पहाड़ी में क्या क्या है। सबसे पहले तो याद रखिएगा कि आपका मौर्यकालीन स्थल है, ठीक है। क्या है, मौर्यकालीन स्थल है। मौर्यकालीन स्थल है। अब इस मौर्यकालीन स्थल में क्या क्या चीज़ है देखते हैं। यहाँ पर एक तो हम देखते हैं जोगीमारा गुफा, ठीक है। दूसरा चीज़ हम लोग क्या देखते हैं, सीता बेंगरा, ठीक है। जोगीमारा गुफा हो गया, सीता बेंगरा हो गया, लक्ष्मण बेंगरा है, अब देखो यहाँ पर हम लोग ये सीता भगवान, लक्ष्मण भगवान, इनके बारे में बात कर रहे हैं ना। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि क्या ये रामायणकालीन स्थल है, हाँ, तो वो भी आपको हाँ बोलना पड़ेगा। राम, आपका जो छत्तीसगढ़ में राम वन गमन पथ बनाया जा रहा है ना, उसमें भी ये शामिल है। आपका जो रामगिरी पर्वत है, रामगढ़ की जो पहाड़ी है वो, ठीक, इस वाले भाग में इस प्रकार से ही है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। और यहाँ पर देखो मौर्यकालीन स्थल मैं बोल रहा हूँ, देखो मौर्यकाल, हम लोग जब छत्तीसगढ़ के इतिहास पढ़ते हैं, पाषाण काल के बारे में हम लोग बात करते हैं, प्रागैतिहासिक काल देखते हैं ना, उसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल, सिंधु घाटी सभ्यता में फिलहाल छत्तीसगढ़ में कोई ऐसा साक्ष्य नहीं है। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, आपका जो ऐतिहासिक काल है उसमें हम लोग आपका वैदिक सभ्यता देखते हैं, वैदिक के बाद रामायण महाभारत ये सब देखते हैं, और उसके बाद सीधा हम लोग जंप कर जाते हैं मौर्य काल में, है ना। मौर्यकालीन जो साक्ष्य है हमारे छत्तीसगढ़ में प्राप्त हुए हैं, और उन सभी जगह को हम लोग जब देखते हैं तो मुख्य रूप से हम लोग ये जो रामगढ़ की पहाड़ी है इसको हम लोग विशेष करके मानते हैं। इसके अलावा जो आपका जो कोटाडोल है, ठीक है, मनेन्द्रगढ़, भरतपुर मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी में कोटाडोल है, उस वाले क्षेत्र में हम लोग अशोककालीन स्थल, है ना, भी देखते हैं। तो फिलहाल वो चलो, वो तो अलग है, ठीक है। छत्तीसगढ़ के इतिहास में उसको आप लोग दिमाग खपाइएगा। ये जो मौर्यकालीन स्थल यहाँ पर जो हम यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है, सरगुजा में देख रहे हैं, तो इसमें हम लोग क्या क्या देखें, जोगीमारा गुफा, सीता बेंगरा गुफा और लक्ष्मण बेंगरा। बेंगरा मतलब गुफा होता है, तो सीता बेंगरा हो गया या फिर लक्ष्मण बेंगरा हो गया, फिर जोगीमारा, ये सब गुफा है। उस पहाड़ में ही बहुत सारे गुफा हैं, और इसी गुफा के आसपास में हमको और भी बहुत सारी चीज़ें प्राप्त हुई हैं, जैसे कि जोगीमारा गुफा में हम लोग देखते हैं, जोगीमारा गुफा के दीवार पे कुछ लिखा हुआ है, और वो जो लिखा हुआ है वो प्रेम कहानी है, ठीक है, प्रेम की गाथा है।
तो वहाँ पर जो प्रेम की गाथा है वो दो लोगों का है, मतलब एक देवदत्त और एक सूतनुका, है ना, दो है ना प्रेमी जोड़े हैं जो कि आपका मौर्यकालीन है। तो ये जो देवदत्त और सूतनुका दो लोग हैं, दो प्रेमी जोड़े हैं, इनका वहाँ पर प्रेम कहानी का वर्णन किया गया है इस जोगीमारा गुफा में। ठीक है, एक तो जोगीमारा गुफा के बारे में हम लोग क्या देखें कि वहाँ पर क्या है, जोगीमारा गुफा में देवदत्त और सूतनका की जो प्रेम कहानी है वो वहाँ पर उसका वर्णन किया गया है। ठीक, पहला चीज़ हम लोग देखें सीता बेंगरा में हम लोग क्या देखते हैं, विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला, वहाँ पर एक नाट्यशाला है। ठीक, इस प्रकार से एक मंच बना हुआ है। जब देखेंगे उस गुफा को जाकर देखेंगे तो गुफा अंदर प्रवेश करने से पहले सामने में किस प्रकार से मंच बना हुआ है। ठीक है, जहाँ पर ऐसा प्रतीत होता है कि वहाँ पर लोग नृत्य करते थे, तो उसको विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला के अंतर्गत शामिल करते हैं। क्योंकि हम लोग मौर्यकालीन स्थल देख रहे हैं, मौर्यकालीन मतलब बहुत पुराना। ठीक है, लगभग 332 के आसपास मानकर 332 BC के आसपास मानकर चलिएगा, है ना, ईसा पूर्व। तो उस समय का जो साक्ष्य हमको प्राप्त हो रहा है, उस समय का हमको नाट्यशाला वगैरह हमको प्राप्त हो रहा है इस प्रकार से, तो उसको हम क्या कहेंगे, विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला बोलेंगे। तो जो सीता बेंगरा है इसमें विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला प्राप्त हुआ है। ठीक है, और उसके अलावा ये लक्ष्मण बेंगरा है। ठीक है, लक्ष्मण बेंगरा में ऐसा कुछ विशेष चीज़ें नहीं हैं। चलिए, तो यहाँ पर हम लोगों ने एक तो क्या देखा, जोगीमारा गुफा में देवदत्त और सूतनका की प्रेम कहानी का वर्णन। ठीक है, ये जो गुफा है यहाँ पर क्या है, उन गुफा की दीवार में देवदत्त और सूतनका है ना, सूतनका या फिर सूतनुका ये लिखाता है, तो इसमें आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। सूतनुका की प्रेम कहानी। ठीक है, प्रेम कहानी का वहाँ पर वर्णन किया गया है, इतना ध्यान में रखिएगा। बाकी जब हम लोग इसको मौर्यकाल जब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, तो वहाँ पर इसके बारे में और मैं बात करूँगा। मौर्यकाल में ये जो मौर्यकालीन जो स्थल है रामगढ़ की पहाड़ी, यहाँ पर और क्या क्या चीज़ें हैं, यहाँ पर जो देवदत्त सूतनका की प्रेम कहानी है वो कौन सी भाषा में है, कौन सी लिपि है, इन सब का प्रयोग कैसे किया गया है, वो सब चीज़ों को देखेंगे। पाली भाषा, ब्राह्मी लिपि, इस प्रकार से हम लोग देखते हैं। फिलहाल अभी उसमें दिमाग मत खपाइए, बस इतना याद रखिए कि देवदत्त और सूतनका दो प्रेमी जोड़े हैं, इनकी प्रेम कहानी का वर्णन जोगीमारा जो गुफा है वहाँ पर किया गया है। ये जो सीता बेंगरा गुफा है इसमें विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला, ठीक, क्या है, प्राचीनतम नाट्यशाला है। ठीक है, सीता बेंगरा में। और लक्ष्मण बेंगरा में ऐसा कोई विशेष चीज़ नहीं है। चलो, तो ये हम लोगों ने ये रामगढ़ की पहाड़ी के बारे में कुछ कुछ विशेषताओं को देखा। और इसके अलावा अब एक चीज़ और याद रखिएगा, इसी पहाड़ी में है ना, इस रामगढ़ की पहाड़ी में कालिदास ने मेघदूत की रचना की थी। हाँ, जब हम लोग गुप्त वंश के बारे में बात करते हैं तो गुप्त वंश में हम लोग क्या देखते हैं, कालिदास पढ़ते हैं, है ना। गुप्त वंश के बारे में जब हम लोग बात करेंगे तो वहाँ पर कालिदास के बारे में मैं आपको पढ़ाऊँगा, मतलब बताऊँगा। तो जो कालिदास थे उन्होंने मेघदूत की रचना की थी। ठीक है, मेघदूत की, और मेघदूत की रचना किसमें की थी, इसी पहाड़ी में बैठ करके, मतलब इसी रामगढ़ की जो पहाड़ी है इसी में उन्होंने कालिदास की मतलब मेघदूत की रचना की थी। तो कालिदास ने है ना, जब हम लोग कालिदास देखते हैं गुप्त वंश में ना, ध्यान में रखिएगा, मौर्य वंश में इसको नहीं ले लेना है। तो जो कालिदास हैं, ये कालिदास गुप्त वंश में हम लोग देखते हैं दरबारी कवि थे। और उसके बाद वो छत्तीसगढ़ इस प्रकार से भ्रमण के लिए आए हुए थे। ठीक है, फिलहाल उसको इतिहास में पढ़ेंगे। तो वो यहाँ पर रामगिरी पर्वत में रुक करके मेघदूत की रचना करते हैं। ठीक है, कालिदास ने
इसी पहाड़ी में मेघदूत की रचना की है ना। ठीक है, मेघदूत या फिर मेघदूतम की रचना की है। कालिदास के बहुत सारे रचनाओं में हम लोग यहाँ पर ये मेघदूत को भी इम्पोर्टेंट लेते हैं, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, मेघदूत की रचना कालिदास के द्वारा इसी पहाड़ी में की गई थी। है ना, कालिदास द्वारा मेघदूत की रचना। इस प्रकार से। ठीक है, रामगढ़ की पहाड़ी में ये सब चीज़ों को हम लोग देखें हैं। रामगिरी पर्वत में मतलब रामगढ़ की पहाड़ी में जो मतलब इसके बारे में जो हमको जो मौर्यकालीन जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं, इसका सबसे प्रथम जो अध्ययन है वो कर्नल औशले द्वारा किया गया था ना। इसका भी नाम एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि मतलब जब इतिहास पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसका नाम और आएगा। तो कर्नल औशले द्वारा पहले इसके बारे में अध्ययन किया गया था। ठीक है, रामगिरी पर्वत के बारे में, तो इसको हल्का सा दिमाग में आपको रखिएगा। चलिए, इसके अलावा देखो और क्या है, जोगीमारा गुफा में सम्राट अशोक के भी कुछ अभिलेख आप मतलब देखने को मिले हैं ना। मौर्यकालीन जो सम्राट अशोक हैं उसके भी कुछ अभिलेख हमको वहाँ देखने को प्राप्त हुए हैं, उसको भी दिमाग में रखिएगा। चलो, अब इसके अलावा देखो यहाँ पर और क्या है। ये जो पहाड़ी है, ये रामगढ़ की पहाड़ी कौन से पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है, अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपको लेना है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। ठीक है, एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है कि कैमूर पर्वत श्रृंखला किस पहाड़ी का हिस्सा है, रामगढ़ की पहाड़ी कौन सी पहाड़ी का हिस्सा है। तो कैमूर पर्वत आता है, कैमूर पर्वत ऊपर में हम लोग देखते हैं, तो वो आपका विंध्याचल पर्वत का हिस्सा है। ठीक, कैमूर पर्वत। यहाँ पर हम लोग रामगढ़ की पहाड़ी देख रहे हैं, ये आपका सतपुड़ा पर्वत का हिस्सा है ना, सतपुड़ा। ठीक है, सतपुड़ा पर्वत का विस्तार है ये, रामगढ़ की जो पहाड़ी है वो। चलिए, तो ये सब चीज़ों को इस प्रकार से हम लोगों ने ये रामगढ़ की पहाड़ी में समझ लिया। यहाँ पर एक दो चीज़ और लिख लीजिए, जैसे कि हम लोग एक देखते हैं क्या, लक्ष्मण बेंगरा जोगीमारा, सीता बेंगरा जोगीमारा, हाथी पोल देखते हैं, लक्ष्मण बेंगरा देखते हैं। ये फिलहाल हाथी पोल भी लिख लीजिए यहाँ पर, है ना। हाथी पोल, हाथी के पैरों के निशान इस प्रकार से हैं, कुछ गड्ढे वड्ढे हैं, उसको बोला जा रहा है हाथी पोल। हाथी पोल। ठीक है, इस प्रकार से ये रामगढ़ की पहाड़ी में इन सब चीज़ों को देखें। अब देखो मेन पार्ट में समझते हैं क्या क्या है। मेन पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर एक तो आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि छत्तीसगढ़ का शिमला कहते हैं इसको, है ना। मेन पार्ट को क्या कहते हैं, छत्तीसगढ़ का शिमला कहते हैं। इसका ऊंचाई पूछा जाएगा तो 1152 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, मेन पार्ट की। तो ये दो तीन चीज़ें हैं, इसको हमको यहाँ पर विशेष करके याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर कुछ इस वाले क्षेत्र में परपटिया नाम का एक हिल स्टेशन है। ठीक है, हिल स्टेशन जैसा कुछ है परपटिया इस वाले क्षेत्र में। परपटिया है।
इस वाले भाग में जलजली सुने होंगे, जलजली, या मतलब यहाँ का ज़मीन आप कूदेंगे तो वो उछलेगा, ऐसा लगेगा कि नीचे में पानी भरा हुआ है ना, तो उसको जलजली कहते हैं। जलजली है ना, भूमि है, जलजली भूमि है, मतलब वहाँ उछले कूदेंगे तो वहाँ पर क्या होता है, वो हिलने लगता है। इसी के आसपास उल्टा पानी, उल्टा पानी सुने होंगे, मतलब कि क्या है कि ऐसा प्रतीत होता है वहाँ पर कि पानी उल्टी दिशा में बह रही है, मतलब ढलान के विपरीत पानी बह रही है, ऐसा दिखाई देता है उल्टा पानी, ये मेन पार्ट में ही। ठीक है, तो ये सब जगह है यहाँ पर घूमने लायक, जलजली है, परपटिया है, उल्टा पानी है, इस प्रकार से। ठीक है, और क्या है यहाँ पर, बौद्ध मठ है ना, बौद्ध मठ, इसी में यहाँ पर आप उसको ऐसे लिखेगा, देखो बौद्ध मठ में क्या हो, बौद्ध मठ में 1962 में जो बौद्ध शरणार्थी हैं, ठीक है, जब आपका मतलब भारत और चीन के साथ जब युद्ध हुआ था तो वहाँ पर बहुत सारे जो बौद्ध मतलब शरणार्थी हैं उनको यहाँ पर बसाया गया था। ठीक है, 1962 जो चीन और भारत का जब युद्ध हुआ था ना, उस समय बहुत सारे जो शरणार्थी उन लोगों को यहाँ पर बसाया गया था। ठीक है, जो बॉर्डर में जो रहने वाले जितने भी लोग थे जिनको खतरा था, तो वहाँ से उठाकर उनको यहाँ ला करके बसाया गया है। चलिए, तो इसको क्या लिखेंगे, बौद्ध शरणार्थी 1962 में, यहाँ पर पहले तो लिखेंगे बौद्ध मठ, है ना, ये बौद्ध मठ है। और 1962 में बौद्ध शरणार्थियों को यहाँ पर बसाया गया था। ठीक है, चाइना से भाग भाग के लोग यहाँ पर आकर के बसे हुए थे, मतलब बॉर्डर वाले जो क्षेत्र थे वहाँ से। चलो, भारत और चीन के बॉर्डर से कुछ लोग यहाँ पर आकर के, मतलब लोगों को यहाँ पर आकर के, मतलब ला करके बसाया गया। ठीक है, 1962 में, तो इसको याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ का शिमला कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ कुछ जलप्रपात है। ठीक है, जलप्रपात का नाम हम लिखते हैं। चलिए, फिलहाल यहाँ पर मैं सारे के सारे जलप्रपात को एक साथ लिख देता हूँ, है ना, आप लोग इसको देख लेंगे। ठीक है, क्या क्या जलप्रपात है यहाँ पर, एक तो याद रखिएगा सेदम, सेदम नाम का एक जलप्रपात है। ठीक है, सेदम है, और एक है सरभंजा। ये दो जलप्रपात जो पहले लिखा हूँ ना, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। सरभंजा। ठीक है, इसके बाद क्या है, अच्छा ये जो सरभंजा है ना, कुछ इस वाले भाग में है। ठीक है, यहाँ पर ये सरभंजा मतलब कि मांड नदी में है ना, इसको याद रखिएगा। मांड नदी में क्या है, सरभंजा जलप्रपात है। ऐसे। अब इसके बाद छोटे छोटे और जलप्रपात हैं, जैसे कि एक है फिश पॉइंट, है ना, फिश पॉइंट लिखाता है, इको पॉइंट लिखाता है, मेहता पॉइंट लिखाता है, टाइगर पॉइंट लिखाता है ना। तो एक क्या है, फिश पॉइंट है। और क्या है, टाइगर पॉइंट है। ठीक है, मेहता पॉइंट है। फिलहाल वो सब और ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो फिलहाल नहीं है ना। फिश पॉइंट, इको पॉइंट लिख दीजिए। इको पॉइंट।
इस प्रकार से ये सभी यहाँ का जलप्रपात है, ठीक है, मैन पार्ट का। ठीक है, तो मैन पार्ट में क्या क्या चीज़ें हम लोग देखें, उल्टा पानी है, जलजली है, बौद्ध मठ है, यहाँ पर बौद्ध शरणार्थियों को यहाँ पर बसाया गया था, छत्तीसगढ़ को शिमला कहते हैं। 1152 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है, यहीं से आपका ये जो मांड नदी है उसका उद्गम होता है। सरभंजा जलप्रपात आपका मांड नदी में भी मतलब मांड नदी में ही स्थित है, ठीक है, इतने चीज़ों को इसके लिए याद रखेगा। चलिए अब देखो यहाँ पर छोटा मोटा चीज़ और है कुछ, जैसे कि यहाँ पर हवाई अड्डा है, ठीक है, दरिमा, दरिमा में क्या है, माँ महामाया हवाई पट्टी है। है ना, माँ महामाया हवाई पट्टी, इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर एयरपोर्ट है दरिमा में। चलो इसी के आसपास यहाँ पर कुछ ठिन पत्थर है ना, मतलब ये भी लगभग आपका मैन पार्ट के ही आसपास, इसको मतलब काउंट करके चलो तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठिन पत्थर कुछ इस वाले भाग में है ना, ठिन पत्थर मतलब कि यहाँ जो पत्थर है उसको ठोकने से ठिन का आवाज़ आता है ना, तो इसको ठिन पत्थर कहते हैं, है ना। फिलहाल वैसा कुछ बहुत विशेष जगह नहीं है, लेकिन फिर भी इसको देख लीजिएगा, ठिन पत्थर। इन पत्थरों को ठोकने से, जैसे धातुओं से आवाज़ आता है, धातुओं को ठोकने से ठिन का, तो उसी प्रकार से यहाँ से भी आवाज़ आता है। ठीक है, यहाँ तक हुआ। अब इसके बाद क्या बचा है, चलिए इसके बाद देखो यहाँ पर एक सतमहला मंदिर है। आप लोग मतलब बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं सर बोल करके परेशान मत होइएगा, फास्ट पढ़ाने के चक्कर में है ना चीज़ें छूट जाती हैं और गलती होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। तो इसलिए आराम से पढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, ऐसा टाइप का है। सतमहला है ना, सतमहला है, ये शिव की प्रतिमा है। ठीक है, यहाँ पर एक ये मंदिर है सतमहला, यहाँ पर क्या है, शिव की प्रतिमा है, मतलब शिव मंदिर है ये। चलो ये हुआ। अब देखिए इसके बाद और क्या क्या चीज़ें हैं जहाँ पर, जैसे कि ये वाला भाग, ये वाले भाग में यहाँ पर महेशपुर है। ठीक है, क्या है, महेशपुर, ये महेशपुर इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, महेशपुर। अब देखो इस महेशपुर में क्या क्या है। महेशपुर क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जैन तीर्थंकर ऋषभनाथ की प्रतिमा है। ठीक है, और यहाँ पर ये पुरातात्विक स्थल भी है महेशपुर। ठीक है, तो पहले क्या लिखेंगे, महेशपुर क्या है कि पुरातात्विक स्थल है। ठीक है, पुरातात्विक स्थल है। और क्या है, जैन तीर्थंकर जो ऋषभनाथ है उसकी यहाँ पर प्रतिमा है। ठीक है, और क्या है यहाँ पर, शिव मंदिर है।
चलिए, तो ये सब चीज़ हम लोग देखें। मेन यहाँ पर जो महेशपुर है वो आपका पुरातात्विक स्थल, ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। पुरातात्विक स्थल है, जैन मंदिर है, ऋषभनाथ की यहाँ पर प्रतिमा है, वही जैन मंदिर, ऋषभ तीर्थंकर जैन जो ऋषभनाथ हैं उनकी प्रतिमा है, पुरातात्विक स्थल है। ये सब चीज़ हम लोग यहाँ पर देखें। अब इसमें और क्या बचा है, कुछ पाठ प्रदेश के बारे में मतलब देखो, ये फिलहाल मैन पार्ट तो यहाँ पर देख लिए, एक दो तो पाठ प्रदेश, जैसे कि ये वाला पूरा क्षेत्र आपका जो हम लोग क्या देखे थे, जारंग पाठ देखे थे, उसी के अंतर्गत आता है, ठीक है। मतलब कुछ पाठ प्रदेश का विस्तार यहाँ तक है। यहाँ पर मैन पार्ट तो हो गया, यहाँ पर एक जारंग पाठ है इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पर ऐसा और कुछ जलप्रपात वगैरह जो भी था हम लोगों ने ये मैन पार्ट के आसपास देख लिया, सरभंजा जलप्रपात, सेदम जलप्रपात, ये सब चीज़ों को हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया है। अच्छा, अब यहाँ पर चलो कुछ क्षेत्र, जैसे कि एक गंगापुर खुर्द एक औद्योगिक क्षेत्र है ना। ये औद्योगिक क्षेत्र फिलहाल तो इस औद्योगिक क्षेत्र को जैसे कि बहुत बार एग्ज़ाम में क्या किया गया है, सूरजपुर में लिया गया है, ठीक है। जो गंगापुर खुर्द औद्योगिक क्षेत्र में बोल रहा हूँ ना, बहुत बार क्या किया गया है, इसको सूरजपुर जिला में ले लिया गया है और बहुत बार आपका सरगुजा में लिया गया है। तो एग्ज़ाम में आप लोग देख लीजिएगा, दोनों ऑप्शन तो एक साथ नहीं देगा, दोनों ऑप्शन देने का चांसेस नहीं देगा, तो फिर विलोपित करना पड़ जाएगा। तो या तो आपका सूरजपुर रहेगा या फिर क्या रहेगा, सरगुजा, यहाँ पर सरगुजा रहेगा। तो क्या है, औद्योगिक क्षेत्र, ठीक, क्या है, गंगापुर खुर्द, है ना। गंगापुर खुर्द क्या है, औद्योगिक क्षेत्र है। सरगुजा जो विश्वविद्यालय है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि गहिरा गुरु के नाम से है, ठीक है। अंबिकापुर में क्या है, सरगुजा विश्वविद्यालय है, ठीक है। ये रखा गया है किसके नाम पे, गहिरा गुरु के नाम पर रखा गया है। गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, है ना, गहिरा गुरु विश्वविद्यालय के नाम पर रखा गया है। दो चीज़ हम लोग यहाँ पर देखें, ठीक है। और इसके बाद सरगुजा में एक रजवार भित्ति चित्रकला प्रचलित है, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। मतलब एक तो हम लोग पहला पॉइंट ये देखें, पहला पॉइंट ना बना करके इसको सरगुजा में और क्या प्रचलित है, रजवार भित्ति शिल्पकला, मतलब रजवार भित्ति चित्रकला। इसको बताता हूँ अभी, रजवार भित्ति चित्रकला क्या है ना। इसको लिखिएगा रजवार भित्त कला लिखिएगा, रजवार भित्त कला, ठीक है। देखो रजवार भित्त कला क्या चीज़ है, देखिए दो प्रकार से हम लोग दीवालों पर जो चित्रकला है वो हम लोग देखते हैं। जैसे कि एक हम लोग ये रजवार भित्ति चित्रकला देखते हैं, है ना, रजवार भित्ति चित्रकला जो कि सरगुजा में प्रचलित है। और एक हम लोग देखते हैं नोहडेरा, नोहडेरा सुने होंगे, है ना, नोहडेरा। एक नोहडेरा सुने होंगे, एक सवनाही सुने होंगे, और तीसरा यहाँ पर रजवार भित्ति चित्रकला है। तो जो सवनाही होता है, सावन के महीने में घर के दीवारों में इस प्रकार से गोबर से कुछ आकृति बनाते हैं, मतलब कि जैसे कि प्रेत, भूत प्रेत, जैसे मानव टाइप का, बंदर वंदर टाइप का, मतलब जानवरों का या फिर कुछ भूत प्रेत का आकृति बनाते हैं घर के दीवार में दोनों साइड इस प्रकार से, ठीक है। या फिर शुभ लाभ अगर कुछ इसे लिखते हैं तो जो गोबर से घर के दीवार में मुख्य द्वार पर जो लिखा जाता है उसको सवनाही कहते हैं। सावन के महीना में उसको बनाते हैं, इसलिए उसको सवनाही बोलते हैं। एक तो वो सवनाही हो गया। एक देखते हैं नोहडेरा, है ना, नोहडेरा, नोहडोरा या फिर नोहडेरा इसको बोलते हैं। नोहडेरा क्या होता है कि जब नया घर बनाते हैं तो नया घर बनाते हैं तो उस घर के दरवाजे के इस प्रकार से साइड साइड में मिट्टी से हम क्या करते हैं, मिट्टी से फूल ऐसे बनाते हैं,
फूल पौधे पत्तियाँ किस प्रकार से आकृति वगैरह बना देते हैं, ऐसे मतलब कि थोड़ा सुनहरा दिखता है, उसका रंग से रंग को देते हैं। तो घर के मुख्य दीवार पर इस प्रकार से जो भी फूल पत्ती आकृति वगैरह जो बना होता है या फिर कुछ जानवरों के चित्र वगैरह बने होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, नौडेरा कहते हैं। और नौडेरा जैसा ही ये रजवार भित्ति चित्रकला होता है। रजवार भित्ति चित्रकला इस प्रकार से दीवारों में अलग अलग प्रकार के फूल पत्ती पौधे उन सब का क्या करते हैं, चित्र वहाँ पर बनाते हैं, उसको रजवार भित्ति चित्रकला कहते हैं। तो 3 प्रकार का चित्रकला हम लोग छत्तीसगढ़ में पढ़ते हैं, एक नौडेरा पढ़ते हैं, एक सवनाही पढ़ते हैं, एक रजवार भित्ति चित्रकला देखते हैं। सवनाही सामान में बनाते हैं, गोबर से बनाते हैं, नौडेरा मिट्टी से बनाते हैं, ठीक है। और जब नया घर बनता है तब बनाते हैं, ठीक है। नया घर बनता है तो मिट्टी से जिस प्रकार से कलाकृति करते हैं घर के दीवार पे, घर के दरवाजे के सामने, उसको हम लोग क्या कहते हैं, नौडेरा कहते हैं। और रजवार भित्ति चित्रकला क्या करते हैं, घर के दीवार में इसको सरगुजा संभाग में बनाते हैं। मुख्य रूप से सरगुजा संभाग में प्रचलित है रजवार भित्ति चित्रकला। तो सरगुजा संभाग में बनाते हैं घर के मुख्य दीवार पे, या मतलब घर के मुख्य द्वार के आसपास या फिर दीवार में या फिर खिड़कियों में इस प्रकार से बहुत बारीकी के साथ जो चित्र बनाते हैं उसको रजवार भित्ति चित्रकला कहते हैं, ठीक है। रजवार भित्ति चित्रकला बोलेंगे, फिर रजवार भित्त कला बोलेंगे। दीवारों पर अंकन किया जाता है, इस प्रकार से ये है। चलो, तो ये हम लोग देखें। अब यहाँ पर और क्या क्या है, एक मेडिकल कॉलेज है, ठीक है। जो मेडिकल कॉलेज है वो राजमाता देवेंद्र कुमारी सिंहदेव के नाम पर है, ठीक है। फिलहाल मेडिकल कॉलेज वगैरह भी रहने दीजिए, उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन चाहे तो राजमाता देवेंद्र कुमारी सिंहदेव के नाम पर मेडिकल कॉलेज है यहाँ पर। और यहाँ पर रक्सेल राजपूतों का शासन था, सरगुजा रियासत था यहाँ पर। उस फिलहाल उसको छत्तीसगढ़ के इतिहास वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ पर बात कर लेंगे, यहाँ पर उसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। अंतिम जो शासक था वो रामानुज शरण सिंह देव था, उसको भी हम लोग छत्तीसगढ़ के इतिहास में देखेंगे, ठीक है। और क्या है यहाँ पर, खनिज, ठीक है। खनिज को देखते हैं। चलो, मांड नदी की लंबाई वगैरह फिलहाल जब नदी पढ़ेंगे देखेंगे। 155 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यहाँ पर रिहंद नदी 145 किलोमीटर है, ठीक है। चलो, इन दोनों को लिख लो। ऐसा, ठीक है। दोनों की लंबाई में कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा होता है, तो इसको याद रखेंगे ना। मिक्स उल्टा हो जाता है, इसका उसका या फिर उसका इस प्रकार से मिक्स हो जाता है। अब यहाँ पर क्या, जो खनिज है, खनिज के बारे में बात करेंगे तो कोयला, ठीक है। क्या क्या मिलता है, देखो यहाँ पर तक तो मैन पार्ट हम लोग देखें ना, मैन पार्ट है, जारंग पार्ट है, बहुत सारे जो पाठ प्रदेश वाला जो क्षेत्र है ना, जो जारंग पार्ट हम लोग देखे थे ना जसपुर वाले क्षेत्र में, इधर उसी का विस्तार यहाँ पर है जारंग पार्ट। इस वाले क्षेत्र में आप लोग जारंग पार्ट में आपको है ना ऐसे बताया था ना, ये जारंग पार्ट है। ये ऐसे इसका विस्तार है। तो यहाँ पर हो गया, नीचे में हम लोग ये जो मैन पार्ट देखें, ये मैन पार्ट वाला क्षेत्र हो गया। तो जारंग पार्ट, मैन पार्ट, ये जो क्षेत्र हैं, इस क्षेत्र में आपका बॉक्साइट खनिज मिलता है, ठीक है। तो बॉक्साइट खनिज कहाँ कहाँ पे मिलता है अगर पूछा जाएगा, बॉक्साइट खनिज, तो कहाँ कहाँ लिखना है इसको। एक तो मैन पार्ट अभी हम लोग देखें, ठीक है। मैन पार्ट देखते हैं, जारंग पार्ट वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर भी देखते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जो सीतापुर वाला क्षेत्र है, सीतापुर तहसील जो देखें ना,
उसके आसपास भी बॉक्साइट खनिज पाया जाता है। मतलब पूरा पाठ प्रदेश वाला क्षेत्र है तो यहाँ पर मुख्य रूप से बॉक्साइट खनिज ही पाया जाएगा और ज़्यादा कोई खनिज नहीं है। लेकिन हाँ, 1-2 प्रकार का और खनिज हम लोग देखेंगे। ठीक है, एक जोरा पाठ है। चलो, तो इस प्रकार से कुछ कुछ पाठ प्रदेश है जहाँ पर बॉक्साइट खनिज मिलता है। कोयला कहाँ मिलता है? यहाँ पर कोयला भी है, कुछ कुछ क्षेत्र है कोयला वाला। तो कोयला जो क्षेत्र है, जैसे कि एक है लखनपुर वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे है ना, लखनपुर वाला क्षेत्र है। बाकी चलो फिलहाल और कोयला के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है। कुछ कुछ क्षेत्र पे लाइमस्टोन पाया जाता है ना, मतलब चूना पत्थर पाया जाता है ना। हल्का फुल्का कुछ क्षेत्र है जहाँ पर चूना पत्थर पाया जाता है और एक का जगह जहाँ पर माइका मिलता है। फिलहाल ऐसा और कोई विशेष इसमें स्थान नहीं है। ठीक है, तो इतना फिलहाल हमारे लिए सफिशिएंट है। यहाँ पर मुख्य रूप से देखेंगे तो हम लोग बॉक्साइट खनिज को देखते हैं। चलो, तो एक बार हम लोग शुरू से आखिरी तक क्या क्या पढ़े हैं, क्या क्या देखें, इसको हम लोग यहाँ पर समझते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और याद रखिएगा, रामगढ़ महोत्सव। ठीक है, क्या लिखेंगे? रामगढ़ महोत्सव होता है। आषाढ़ माह में होता है ये, है ना। आषाढ़ माह में देखते हैं, आषाढ़ कृष्ण पक्ष, आषाढ़ कृष्ण पक्ष प्रथमा के दिन हम लोग देखते हैं रामगढ़ महोत्सव। चलो, तो ये हम लोग जब मेला महोत्सव में पढ़ाता हूँ तो वहाँ पर सारे चीज़ों को एक साथ में याद करवा देता हूँ। तो फिलहाल अभी यहाँ पर स्ट्रेस, आपको दिमाग में स्ट्रेस ज़्यादा नहीं लेना है ना। ये आषाढ़ माह में है, बस इतना याद रख लें। है ना, आषाढ़ के महीना में ये रामगढ़ महोत्सव होता है। देखिए, तो क्या क्या समझे हैं, क्या क्या पढ़े हैं, एक एक बार हम लोग समझते हैं इसको। तो सबसे पहले तो हम नदियों को देखें। यहाँ पर छुरी मतिरंगा की पहाड़ी है। ठीक है, इस वाले क्षेत्र में हम लोग देखते हैं उदयपुर वाला क्षेत्र है ना। फिलहाल ये जो उदयपुर है रिलेट कर सकते हैं, ये पूरा क्षेत्र आपका उदयपुर रियासत था। ठीक है, ये पूरा क्षेत्र इस प्रकार से क्या था? उदयपुर रियासत ना। तो इस उदयपुर रियासत, उदयपुर वाला जो रियासत है, उदयपुर रियासत, और इधर छुरी, कोरबा में छुरी, तो कोरबा वाला छुरी और इधर उदयपुर, तो इसको मिलाकर इस प्रकार छुरी उदयपुर की पहाड़ी बोलते हैं। ठीक है, छुरी उदयपुर की पहाड़ी। हालांकि आप इसको रिलेट कर सकते हैं, यहाँ पर रियासत था उसको मेन यहाँ पर आपको देख करके चलना है। तो छुरी उदयपुर की पहाड़ी इस वाले क्षेत्र में ऐसे विस्तार है। उसी छुरी उदयपुर की पहाड़ी या फिर छुरी मतिरंगा की पहाड़ी से रिहंद नदी को उद्गम होता है। इस प्रकार से रिहंद नदी आगे बढ़ती है, मेन सूरजपुर में जाकर के प्रवाहित होती है। यहाँ पर चुल्हट नाला है। ठीक है, चुल्हट नाला है। चुल्हट नाला में कुंवरपुर सिंचाई परियोजना है। चुल्हट नाला में क्या है? कुंवरपुर सिंचाई परियोजना। यहाँ पर घुनघुट्टा नदी है। ठीक है, घुनघुट्टा नदी में क्या है? श्याम सिंचाई परियोजना है। यहाँ पर मांड नदी है। मांड नदी में यहाँ पर सरभंजा जलप्रपात देखते हैं। ठीक है, तहसील में यहाँ पर लुंड्रा देखें, यहाँ अंबिकापुर है, बतौली है, ये सीतापुर है, यहाँ पर दरिमा है, ये मैनपाट है, ये लखनपुर है, यहाँ पर ये उदयपुर है। अब इसके बाद ये रामगढ़ की पहाड़ी हम लोग देखें। रामगढ़ की पहाड़ी में क्या क्या देखें? ये आपका मौर्यकालीन स्थल है। रामगढ़ की जो पहाड़ी है वो मौर्यकालीन स्थल, और हमारा रामायणकालीन स्थल भी हम लोग देखते हैं यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे जो जगह है यहाँ पर सीता बेंगरा है, लक्ष्मण बेंगरा है, इसलिए हम लोग इसको क्या करते हैं? रामायणकालीन स्थल भी मानकर चलते हैं। तो जो मौर्यकालीन स्थल है, मौर्यकालीन स्थल यहाँ पर देखो, एक जोगीमारा गुफा है। इस जोगीमारा गुफा में देवदत्ता और सूतनका की प्रेम की कहानी का वर्णन है। उस गुफा में दीवार में क्या है? देवदत्ता और सूतनका की प्रेम कहानी का वर्णन है। और जो प्रेम कहानी है, उस प्रेम कहानी से हमको ज्ञात होता है कि ये जो है मौर्यकालीन जो लिखा गया है, क्योंकि वहाँ जो भाषा है, जो लिपि है, वो मौर्यकालीन है। तो इसीलिए हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो सूतनका की प्रेम, देवदत्ता सूतनका की प्रेम कहानी जो वर्णन है वो क्या चीज़ है? मौर्यकालीन है। ठीक है, सीता बेंगरा यहाँ पर विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला बनाया गया है। ठीक है, लक्ष्मण बेंगरा हाथी पोल है।
ये जो रामगढ़ की पहाड़ी है, रामगढ़ की पहाड़ी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का विस्तार है, इसको भी याद रखें ना, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला हम लोग देखते हैं ना, उसी का विस्तार है। इसी रामगढ़ की पहाड़ी में कालिदास द्वारा मेघदूत की रचना की गई थी। तो जो कालिदास है वो जो छत्तीसगढ़ आए थे घूमने के लिए नहीं, उसका उद्देश्य कुछ और था। फिलहाल उद्देश्य को अभी साइड में रखेगा, क्योंकि जब मैं इतिहास पढ़ाता हूँ तो वहाँ पर मैं मतलब समझाता हूँ मैं, ठीक है, कैसे जो वाकाटक वंश है और गुप्त वंश है, इधर नीचे में नल वंश है। तो जो गुप्त वंश है, मतलब जो गुप्त वंश है उनके मतलब समुद्रगुप्त हम लोग देखते हैं। तो समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति के लिए नीचे आते हैं, इस प्रकार से बहुत सारा वहाँ पर स्टोरी, फिलहाल उधर अभी नहीं जाएंगे। तो ये जो कालिदास हैं वो छत्तीसगढ़ आते हैं, है ना, गुप्त वंश में, गुप्त वंश के दरबारी कवि ये थे। तो ये क्या थे, दरबारी कवि थे। तो ये कालिदास क्या करते हैं, छत्तीसगढ़ आते हैं घूमने के लिए। तो यहाँ पर रामगढ़ की पहाड़ी में रुक करके इन्होंने मेघदूत की रचना की, मेघदूतम या फिर मेघदूत की उन्होंने रचना की, ठीक है। तो ये हम लोग इसके बारे में देखते हैं। मैन पार्ट में हम लोग देखते हैं उल्टा पानी है, परपटिया नाम का एक जगह है, हिल स्टेशन है, मानकर चलिए वो जलजली है, ठीक है, ये हिल स्टेशन है। उल्टा पानी है, वो भी एक हिल स्टेशन टाइप की है, लेकिन वो क्या चीज़ है आपका थोड़ा उल्टा पानी है वो, मतलब वहाँ पर पानी क्या है, उल्टा बहता है, मतलब थोड़ा ढलान क्या है, थोड़ा विपरीत दिशा में ऐसा वहाँ पर प्रतीत होता है। जलजली एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ का पानी क्या है, मतलब जहाँ की ज़मीन ऐसे कूदने पर वो उछलने लगता है ऐसे। ये ठिन पत्थर, यहाँ पर पत्थर को ठोकने से ठिन की आवाज़ आती है। यहाँ पर बौद्ध मठ है, यहाँ पर 1962 में बौद्ध शरणार्थियों को यहाँ पर बसाया गया था, ठीक है, यहीं पर लाकर बसाया गया था बौद्ध शरणार्थियों को, इस वाले क्षेत्र में मैन पार्ट में ही यहाँ पर बौद्ध मठ बनाया गया उनके लिए, ठीक है, याद रखिएगा। मैन पार्ट छत्तीसगढ़ का शिमला कहलाता है, ठीक है, छत्तीसगढ़ का ठंडा स्थान है, छत्तीसगढ़ का सबसे ठंडा स्थान पूछा जाएगा तो मैन पार्ट को आपको लेकर के चलना है, या फिर अंबिकापुर को लेकर चलना, ठीक है, अंबिकापुर या मैन पार्ट को, ऐसे है ना। मैन पार्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस देना है, अगर दोनों एक साथ दे देगा उस कंडीशन में। 1152 इसकी ऊंचाई है, 1152 मीटर इसकी ऊंचाई है। जलप्रपात में सेदम जलप्रपात, सरबंजा जलप्रपात, फिश पॉइंट, इको पॉइंट, टाइगर पॉइंट, ये सब पॉइंट हम लोगों ने देखा है। दरिमा में माँ महामाया हवाई अड्डा है, ठीक है, ये हम लोगों ने देखा है ना। यहाँ पर महामाया मंदिर है। तकिया में यहाँ पर क्या देखते हैं, बाबा मुराद शाह का दरगाह देखते हैं, ठीक है। बंकी परियोजना हम लोग देखें, ये श्याम सिंचाई परियोजना, कुंवरपुर परियोजना और यहाँ पर बंकी परियोजना, ऐसे 3 ठो परियोजना हम लोग देखते हैं, ठीक है। और क्या है यहाँ पर, इसके बाद ये सतमहला एक मंदिर है, शिव मंदिर है ये। चलो इनका लंबाई हम लोग देखें 145, 155 इसका। औद्योगिक क्षेत्र गंगापुर खुर्द, एग्ज़ाम में किस प्रकार से आंसर लेता है वो अलग बात है। फिलहाल औद्योगिक क्षेत्र जो गंगापुर खुर्द है वो सूरजपुर वाले क्षेत्र में आता है, लेकिन उसको बार बार एग्जाम में आंसर लिया जाता है अंबिकापुर, मतलब सरगुजा जिला, ठीक है, सरगुजा जिला बार बार उसको आंसर लेते हैं। लेकिन आपको वहाँ पर थोड़ा सा देख करके कॉमन सेंस लगा करके आपको वहाँ पर आंसर लेना है। तो इसलिए मैं यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र को गंगापुर खुर्द जो यहाँ है उसको सरगुजा जिले में बताया हूँ ना। सरगुजा जिले में आप लोग लेकर के चलेंगे, है ना। एग्जाम में अगर सरगुजा नहीं मिलता है तो वहाँ पर सूरजपुर के लिए आपको जाना है। सरगुजा विश्वविद्यालय का नाम क्या है, गहिरा गुरु विश्वविद्यालय है। रजवार भित्ति चित्रकला यहाँ पर प्रचलित है। रामगढ़ महोत्सव होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को हम लोगों ने यहाँ पर समझ लिया, ठीक है। सरगुजा जिला हमारा कंप्लीट होता है। अब अगला हम लोग जो जिला रहेगा कौन सा रहेगा, बस्तर संभाग, ठीक है। बस्तर संभाग शुरू करेंगे। बस्तर संभाग का पहला जिला हम लोग बस्तर को ही लेकर के चलेंगे, है ना। बस्तर, दंतेवाड़ा, इस प्रकार से मुख्य जो जिला है जितना इंपॉर्टेंट है उनको हमको पहले लेकर के चलना है। चलिए, तो ये हमारा इस प्रकार से कंप्लीट होता है। फिलहाल इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर व्हाट्सएप में आप मैसेज करिए, इसका PDF मैं आपको शेयर कर दूंगा वहाँ पर। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।